जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि M9 पे जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, कराची से आप हैदराबाद की तरफ जा रहे होते हैं, मैं तो ऐसे रेगुलर ही सफ़र कर रही होती हूँ, तो मोटरवे पर हम देखते हैं कि कई हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो हमें बनती और संवरती नज़र आ रही हैं। लेकिन इनमें से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त स्प्रेड कर रहा है। आज इसके जो कमांडर सिटी के रूह रवा हैं, कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा। इनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो कमांडर सिटी है उसके ख्वाब से ताबीर तक का सफ़र कैसे मुकम्मल किया है और लोगों को वो क्या ऑफर कर रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में आपका सबसे मेन प्रोजेक्ट क्यों और किस वजह से जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमांडर साहब? ठीक हैं, सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी मैं जैसे बता रही थी ना कि जब M9 पे सफ़र करें तो यकीन करें बड़ा अच्छा सफ़र गुजरता है। हर तरफ आपको कोई प्रोजेक्ट बनता नज़र आ रहा है, कोई हाउसिंग स्कीम चल रही है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कमांडर सिटी है, इसका एक तो आपको ख्याल क्यों आया, और दूसरे ये कमांडर हाउसिंग स्कीम क्या है? देखिए, जो कमांडर सिटी है ये लोग इसको एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं कि मैं कोई बिल्डर हूँ और मेरा एक प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी जिसमें मैं घर बना के लोगों को दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। असल में ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कमांडर सिटी एक ख्वाब है जिसको मैं विजन 2040 कहता हूँ, जो मैंने देखा कि हम कैसे एज अ कौम दुनिया पे छा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर एक विज़न मैंने बनाया कि हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई प्रॉपर सिस्टम शुरू से नहीं देखा हमने। बचपन से ही हम जी। देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े, सियासी अदम इस्तेहकाम, ठीक है, कभी मार्शल लॉ, कभी तो स्टेबल ये मुल्क आज तक हमने नहीं देखा, जिसकी वजह यह है कि हम एक कौम नहीं बन सके। हालांकि अभी तो बहुत साल गुजर गए, 78 साल बाद तो हमें कौम बनना था ना। और दुनिया में हम जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी सफ़ में खड़े भी नहीं हो पाए हैं। तो अब क्या ऐसा रोल प्ले करूं मैं आफ्टर रिटायरमेंट, जब मैं फ़ौज से रिटायर हुआ, कि मैं मतलब कुछ बदल दूं इस मुल्क को ना। तो उस सोच के तहत एक विज़न बना जिसको विजन 2040 का मैंने नाम दिया। उसके 3 फेजेस थे और पहला फेज़ ये था कि चलो एक मॉडल बनाते हैं, एक कायद के पाकिस्तान का मॉडल बनाते हैं। ठीक है। इस मुल्क को कैसा होना चाहिए ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और हर जो अक्ल रखता है, शख्स फहम रखता है, उसको पता है कि इस मुल्क को कैसा होना चाहिए। मतलब इस मुल्क में एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, मेडिकल केयर होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए। तो इस पे जो 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको जब मैंने स्टडी किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर ये 17 गोल्स किसी एक जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएं, चाहे वो शहर हो चाहे वो मुल्क हो, तो वहाँ एक जन्नत जैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंसाफ भी है, जस्टिस भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी। ये सारे जो 17 गोल्स हैं, मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं मुल्क को तो नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं तो इतनी पावर में तो हूँ नहीं, लेकिन एक सोसाइटी से मैं इब्तदा कर सकता हूँ। और अगर लोगों को वो पसंद आई तो फिर लोग आज हज़ारों में हैं मेरे पास आ रहे हैं, कल को हो सकता है लाखों में और परसों करोड़ों में आ जाएं। और एक सिस्टम जब किसी कौम को मिलता है तो वो फिर निकल जाती है। चाइना में जैसे हमारी सामने मिसाल है, हम बाद आज़ाद हो के उन माओ ज़ेडुंग ने उनको क्या दिया, एक सिस्टम दिया ना, उनको काम पे लगाया। ठीक है, तो जब एक सिस्टम किसी कौम को मिलता है, ठीक है, एक रब्त का सिस्टम, रब्त का निज़ाम, जहाँ इंसाफ भी होता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सारी चीज़ें जब होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर जराइम भी नहीं होते जहाँ इंसाफ होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे होती है वहाँ इकोनॉमिकली, क्योंकि अब तो जंग इकोनॉमिक्स ही रह गई है। ठीक है, अब वो रवायती जंगों से आप नहीं जीत सकते, आपने इकोनॉमिक्स की जंग लड़नी है दुनिया के साथ। ठीक है, तो जिस तरह चाइना फ्लोरिश करके आज जो है टॉप पे आके खड़ा हो रहा है दुनिया में, तो इस तरह हम क्यों नहीं हो सकते। तो उसके लिए फिर एक विज़न बना
اور پھر اس ویژن میں چونکہ ایک شہر بسنا تھا اور اس کے اندر اس ویژن کو امپلیمنٹ ہونا تھا، تو گریجولی میں نے بلڈر کا لیبل لگایا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بلڈر ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ اگر ایمانداری سے کام کرو تو آپ بہت تیزی سے فلورش کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں ظاہر ہے بہت بڑا سرمایہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ریسورسز چاہیے تھے، آپ نے انڈسٹریز لگانی ہیں، آپ نے یونیورسٹیز بنانی ہے، اگر ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے تو ہاسپٹلز بنانے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بلڈر کا ایک لیبل لگا کے میں کام کروں گا۔ میں نے پھر چھوٹے پیمانوں سے شروع کیا، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر کے پھر 2019 میں نے اس ویژن کو آفیشیلی لانچ کیا، جس کو آپ نے کمانڈر سٹی کا نام کمانڈر دیا ہے۔ سٹی کا نام دیا اس کو، کہ یہ کمانڈر سٹی ایک ماڈل میں بنا کے اگر یہ کامیاب ہو گیا، 5-6 سال میں ماڈل بن گیا، اگر یہ لوگوں کو پسند آ گیا تو میں پورے پاکستان میں ہر شہر سے باہر کوئی بھی بنجر زمین خرید کے ادھر کمانڈر سٹی بناؤں گا، اور جو لوگ ایک اچھا سسٹم چاہتے ہیں، لائف سٹائل چاہتے ہیں، بالکل۔ وہ اس میں آ جائیں گے، وہاں پھر میں ان کو گروم کروں گا، ان کے بچوں کو میں گروم کروں گا، وہاں سے پھر ہم ٹیلنٹ نکالیں گے، اور 2040 تک ہمارے پاس بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے بزنس مین جو ہے وہاں سے میں پروڈیوس کروں گا، اور پھر ہم دنیا سے اکنامکلی فائٹ کریں گے۔ تو یہ ہے ویژن۔ بہت اچھا آپ کا ویژن ہے، مگر جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، 2019 سے آپ نے اس کا انیشیٹو لیا اور اسٹارٹ کیا، آج ہم داخل ہونے والے ہیں جلدی 2026 میں، تو ابھی تک آپ کا یہ پروجیکٹ کہاں پہنچا ہے، کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے؟ دوسرے جتنی بھی اب ہاؤسنگ اسکیمز، پروجیکٹس دیکھتے ہیں، ان سے کتنا مختلف ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ سے جانوں گی کہ ہم کس طرح ہماری ریچ ہوگی وہاں تک۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ میں اس ملک کے لیے کر رہا ہوں اور رب کو یہاں کی راضی عوام کرنے کے لیے کر رہا بالکل۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ویژن ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں، تو سب سے پہلا یہ تھا کہ میں اس میں اپنے مفادات کو پس پش ڈال دوں۔ بلڈر تو میں ہوں، میرے اور بھی پروجیکٹس ہیں، کراچی میں بھی میرے پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی شہروں میں بھی آئیں گے، لیکن کمانڈر سٹی صرف اگر اس کی بات کریں تو یہ ایک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی پروفٹ مجھ تک نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کا سب کچھ یہیں کے لوگوں پہ لگنا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ ڈیفرنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے اکنامکلی امپاور کرنا ہے سب کو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کا کوئی پروفٹ اس سے نہ نکالوں اور وہ وہیں کے لوگوں پہ لگاؤں۔ اچھا، اب ہوا کہ اتنے سالوں میں، ٹھیک ہے، اب ہم نے 2025 میں ماڈل کو مکمل کرنا تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ 19 میں ہم نے لانچ کیا، 20 میں کرونا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب کرونا کے جو اثرات تھے وہ تقریباً 2 سال تک رہے، اس نے ہمارے فیز 1 کو ڈیلے کر دیا، اور اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2027 میں ہم فیز 1 انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور فیز 1 جو یہ ماڈل ہے، اس کے اندر کیا ہونا تھا، اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بننے تھے، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، اس کے اندر انڈسٹریز لگنی تھیں، اس کے اندر کوئی 5000 گھر بننے تھے، ٹھیک ہے، اور 20 سے 25,000 لوگوں نے بسنا تھا۔ پھر ان لوگوں کی حالت بدلنی تھی میں نے، تاکہ میں دکھا سکوں دنیا کو اور سارے پاکستان کو کہ دیکھیں ممکن ہے، لوگوں کو اکنامکلی امپاور کرنا ممکن ہے۔ اگر میں ایک سوسائٹی کے اندر کر سکتا ہوں تو پھر ملکی سطح پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہو سکتا ہے کہ میرے فارمولہ جو میں استعمال کر رہا ہوں، سارے فارمولے، اس کو کسی لیول پہ اگر گورنمنٹ اڈاپٹ کر کے پورے ملک کا اگر نظام بدل دے تو کتنا ہی اچھا ہو جائے، یہ ملک جنت بن جائے۔ تو پھر 5-6 سالوں میں ہوا یہ 2019 سے اب تک کہ وہاں پہ اس وقت 5,000 لوگ رہ رہے ہیں، 5,000، ٹھیک ہے، میں کوئی 1,000 سے زیادہ لیونگ یونٹس لوگوں کو دے چکا ہوں۔ یہ فیز 1 کی ابھی آپ بات کریں ابھی تک جہاں ہم اور ان کو تمام جو سہولیات ہیں وہاں اس پہ کا بھی ضرور اسکول، بتائیے۔ کالج، مسجدیں، ہاسپٹل، پبلک ٹرانسپورٹ شارع فیصل تک چل رہی ہیں، گاڑیاں ہماری، پانی، بجلی، گیس، پارکس، سوئمنگ پولز، ہیلتھ کلب، کمیونٹی ہالز، ویلفیئر شاپ، شاپنگ سینٹر، یہ سب وہاں پہ موجود ہیں آج، وہاں پہ جو ضروریات زندگی ہیں، اور 750
750 करोड़ रुपया अभी तक वहाँ लग चुका है कमांडर सिटी में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत मैसिव टारगेट हमने अचीव कर लिया और अगले 2 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस आबादी को 20,000 तक ले जाएंगे। अच्छा, फिर सिस्टम ऑफ लिविंग की जब हम बात करें, वहाँ खाना मुफ्त है सबके लिए, ठीक है। पिछले 6 साल से लोग मुफ्त खाना खा रहे हैं, फ्री रेस्टोरेंट है हमारा जिसमें फैमिली हॉल अलग है, क्योंकि ये उसी का हिस्सा था विजन का कि खाना मुफ्त होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से खाना मुफ्त है वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड्स दिए जाते हैं, मेरी तरफ से गिफ्ट है जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। ये हेल्थ कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 24 घंटे पानी आपको फ्री मिलता है। वहाँ के लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मिनरल वाटर पीते हैं। वहाँ खालिस दूध घरों में देते हैं हम, क्योंकि हमने अपना बाड़ा बनाया, ठीक है, अपने जानवर रखे। वहाँ का गोश्त भी हमारे अपने जानवर हैं जो वहाँ कटते हैं, ठीक है। हमने प्योरिटी को फोकस किया। फिर वहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई, वहाँ पे हम अपने ब्रांड लेके आए। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये भी ज़ौकी ब्रांड है, ये जो चप्पल मैंने पहना है ये अपना ब्रांड है कमांडर सिटी का, ठीक है। फिर शहर में बहादराबाद में, मलीर कैट में हम आउटलेट्स खोलते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी था कि आप बिजनेस वहाँ पे कोई लेके आए। बिल्कुल। कमांडर साहब, आपने जब ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया, फिर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वेलफेयर। जब वेलफेयर का नाम आता है तो हर एक के जहन में आता है कि हर चीज़ जो है फ्री है। तो क्या वहाँ पे जिस तरह आपने ज़रूरियात ज़िंदगी फ्री की हैं वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, तो उनके लिए घर वहाँ पे लेना किस तरह है? क्या वो उसके लिए आपके लो कॉस्ट है या वो भी किसी उस तरीके से फ्री लाइक लिविंग सिस्टम है? थोड़ा सा ये लोगों को जरूर गाइड करें, क्योंकि लोग जब ये सुन रहे हैं ना वेलफेयर, और फिर जब इतनी सहूलतें और सभी फ्री हैं, जिसमें आपका दिन का खाना भी है, आपका डॉक्टर्स भी हैं, आपकी तमाम और ज़रूरियात ज़िंदगी मिनरल वाटर से लेके, तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या आपने, क्योंकि हमने तो सुना है इस तरह की स्कीम्स का बहुत सुना है, लेकिन कभी इस तरह आपने जिस तरह बयान किया है कि ये मिल रहा है सब कुछ, तो ये ज़रा बताइए। बहुत दिलचस्प जो पहलू है इसका जी, वो ये है कि ये पूरा जो विजन मैंने बनाया ये मैंने कुरान पाक से ड्राइव किया। मैं कुरान पाक की 2 आयतों को इम्प्लीमेंट करके लोगों की ज़िंदगी बदल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रब ताला का इरशाद है कि जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो उसकी मिसाल ऐसे है, एक दाने से निकले 7 बालियाँ, हर बाली में 100 दाने, और रब जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा। अब ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के एक फार्मूला रब ने दे दिया। सूरह बकरा 261 आयत है ये, कोई भी खोल के इसको इसके तर्जमे पे गौर कर सकता है, ठीक है। अब हुआ ये कि पैसा कहाँ से आएगा, जो मैंने बताया कि इतना अरबों रुपया लग चुका है कमांडर सिटी में, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि NGO डिपेंड करती है फंडिंग पे, जी, ठीक है ना। जब भी हम वेलफेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं से फंडिंग ने आना है, ठीक है। अब फंडिंग, चूंकि मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांग सकता, तो इसलिए मैंने अपना राब्ता या कनेक्शन रब के साथ स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे रब ने देना है, ठीक है। और जब फ्री रेस्टोरेंट मैंने खोला तो उसमें हम 50,000 रुपये का खाना डेली जब हमने शुरू किया तो मुझे पता था ये 50,000 के बदले 3.5 करोड़ रुपए डेली प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 700 गुना जब आप 50,000 को करें तो वो 3.5 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है। अब 3.5 करोड़ रुपए अगर डेली आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके तो मसाइल ख़त्म हो गए। लेकिन शुरू में जब मैंने ये बातें की किसी चैनल पे या दोस्तों से, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया कि भाई आपको कैसे कुछ 3.5 करोड़ उनकी समझ से बालातर हो गई, उनकी समझ से बालातर था। देखें, जो रब के फार्मूले है ना, वो ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं किसी इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मुआशियात में कोई ऐसा फार्मूला नहीं मिलेगा कि 1 रुपये खर्च करो 700 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो सिर्फ रब का वादा है ना। उसको मैंने ट्रू स्पिरिट पे जब इम्प्लीमेंट किया तो पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, और आपसे ज़रूर ही जानूंगी, जब इतना आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं और इस तरीके से आपने खुद बताया कि खुद फ्लोरिश कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये सब करने में जिस तरह हमें सुनने में लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस ज़रूर आपको फेस करने पड़ेंगे, आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।